बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैबर तर्जुमान टेलीविजन के मौजूद नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन खान और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन करम, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शानदाना गुलजार साहिबा मौजूद है। मैडम, खैबर तर्जुमान टेलीविजन को वक्त देने का बहुत शुक्रिया। आज हम मैडम से चंद सवालात करेंगे कि जो पाकिस्तान की जो सियासत है और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ पे स्टैंड करती है। 27वीं आईनी तरमीम की बातें चल रही है, इसके अलावा पार्टी के अंदर इख्तिलाफात की बातें चल रही है, तो इन सब पे मैडम से बात करेंगे। मैडम, पहले तो ये फरमाइएगा कि ये जो इख्तिलाफात की बातें चल रही है हकीकत में है या वैसे अफवाह है? शुक्रिया जी। मैं तो देखिए पार्टी का हिस्सा हूँ, इसलिए इख्तिलाफात की बात मुझे तो लगता है ये नया डिस्ट्रैक्शन है। लोग ये चाहते हैं कि खान साहब से फोकस उठ जाए, खान साहब पे जो हमारा एक आईना लगा हुआ है, जो एक दूरबीन लगी हुई है, उसको ना देखी जाए और जो हम छोटी छोटी पर्सनालिटीज है उन पे ध्यान हो। फलाने ने ये बोला, फलाने ने ये बोला, फलाने की ये सोच है, फलाने की ये सोच है। तो देखिए इसमें तो मैं कुछ कर नहीं सकती। इससे अगर मीडिया में अगर कहानी चल सकती है, मैं हर से वीलॉग्स देखती हूँ पिछले 22-24 महीने से। इस बेचारे इमरान खान साहब पे जितना पैसा वीलॉग्स ने कमाया, एक अल्लाह की मतलब जात इसकी गवाह है, हम इसकी सोच कर सकते हैं। बट आई वुड नॉट वेस्ट माई टाइम ऑन दिस। इस वक्त हम एक डिसाइसिव मरहले में चले गए, डिसाइसिव फेज में चले गए हैं। खान साहब की आजादी का मतलब है पाकिस्तान की आजादी। पाकिस्तान ने ये सोचना होगा कि हमने वतन की आजादी आखिर लेनी है कि नहीं, ये अंग्रेज हमारे मुल्क से कब जाएंगे। 1947 से तो ये लोग ऊपर से तो ये करें कि लोग चले गए, लेकिन अगर चले गए होते कायद आज़म की शहादत, लियाकत अली खान की शहादत, फातिमा जिन्ना की शहादत, भुट्टो साहब की, बेनजीर भुट्टो की, उनका जहाज उड़ा दिया गया जनरल साहब हक का। तो देखें पाकिस्तान कोई वाहिद दुनिया में मुल्क नहीं है जिसमें मसाइल होते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर हमारे उड़ जाते हैं, लीडर्स हमारे उड़ जाते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही संगीन वक्त है, इमरान खान पे फोकस करने का वक्त है, क्योंकि ये हो नहीं सकता कि हम अपनी सरजमीन पे बाहर से कोई ऑर्डर आए और हम उसकी तामील करते हुए अपने ही प्राइम मिनिस्टर को नुकसान पहुंचाए। सवाल ही पैदा नहीं होता। मैडम, यू आर द फर्स्ट एवर इलेक्टेड वुमन फ्रॉम केपी टू बी इलेक्टेड फॉर नेशनल असेंबली जी, तो आप कैसे महसूस करती है? टू बी ऑनेस्ट जी, इस पे हमने कभी ना कोई प्लानिंग की थी, ना कभी सोचा था। मुझसे पहले नुसरत भुट्टो साहिबा लेकिन थी, वो सिंध से, उन्होंने चित्राल से इलेक्शन किया था। इसी तरह नसीम अली खान साहिबा ने किया था, लेकिन फिर असेंबली कोई नहीं किया, ओथ नहीं लिया। तो उस तरीके से मैं पहली खातून जरूर हो गई। प्लान हमने ऐसे नहीं किया था, मैं तो ख्याल भी नहीं था, क्योंकि इतनी सारी रिजर्व खवातीन जा चुकी हैं असेंबली में, मैं खुद रिजर्व पे थी, तो कभी कैलकुलेशन का हिस्सा नहीं था। प्लस हमारे पास टोटल मैं 6 महीना अंडरग्राउंड थी, कुछ दिन जेल में थी, फिर 6 महीने में नजरबंद थी इस्लामाबाद में, तो उसकी वजह से मुझे कैंपेन टाइम नहीं मिला। मुश्किल से 8-10 दिन थे, तो आखिर में वो भी 2 दिन मेरी टाइम तो गई थी, तो मैं चल नहीं सकती थी। तो इस टाइम में हमें बहुत सारी चीजों पे फोकस करना था, सिक्योरिटी पे, सिक्योरिटी थ्रेट्स थे, रिस्क से। हमें पुलिस ने भी रोका कि आप लोग घर से मत जाए कैंपेनिंग के लिए, कुछ लोग आपके पीछे आए हैं। तो हम क्या करते, अगर अवाम निकल रही है तो मैंने कैसे नहीं निकलेगा, या कैंडिडेट कैसे नहीं निकलेगा। तो उस जमाने में, अब मैं खुद सोचती हूँ, 6-8 महीने पुरानी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान में बहुत कम PTI के MNAs ने कैंपेन की, मैं उनमें से एक थी। एक आपको पता है इलाका कैसा है, ये खुद ही लॉलेस इलाका है। इसको पहले इलाका गैर बोलते थे, आधा ट्राइबल है, आधा रूरल है, यहाँ कोई आने से डरता है। तो फिर हमने सोचा कि अगर रहना भी इस इलाके में, मेरा घर भी आपने देख लिया है, तो फिर हमें काहे को डरना, रब ने एक दिन मौत का लिखा हुआ है, उससे कोई भाग नहीं सकता। सो बीइंग द फर्स्ट फीमेल, इतना हमारा उस वक्त कंसर्न नहीं था, क्योंकि जिंदा रहना था। उस टाइम पे लोगों को, नौजवान थे, मेरे साथ बाल बच्चेदार थे। अब ये है कि जिम्मेवारी की चीज है कि, और अक्सर हमारे यहाँ पे जो हम स्पिनगिरी बुजुर्ग बोलते हैं, मुशरान, वो यही कहते हैं कि 77 साल में हमने मर्दों को वोट दिया, तो एक दफा ट्राई कर लेते अगर खातून कोई तब्दीली ला सके, क्योंकि लोग थक गए यहाँ पे, बहुत कुर्बानी ऐसे इलाके की। मेरे 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बातें चल रही थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसकी मुखालिफत कर रही थी, वो पास हो गई। उसमें चंद बातें हैं काबिल इतराज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। आर्टिकल 175 के अमेंडमेंट, जो सीनियरिटी प्रिंसिपल। अब 27 अमेंडमेंट की बात आ रही है हुकूमती खल्कों से, जिसमें मिलिट्री कोर्ट्स बनाने की बात की जा रही है। तो इन मिलिट्री कोर्ट्स का इमरान खान साहब पे क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, और वैसे अगर ये आ जाती है
मिलिट्री कोर्ट या 27 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो ओवरऑल सियासत में इसकी क्या असरात मुरतब हो सकती है? देखिए 26वीं आईनी तरमीम पीटीआई के खिलाफ नहीं थी, पाकिस्तान के खिलाफ थी, अवाम के खिलाफ थी। इनका तो बस चलता तो बिलावल और मरियम को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस लगा रहे थे, लेकिन अभी नौबत वहां तक नहीं आई है। खैर आई डोंट ट्रस्ट में कुछ भी कर सकते। फॉर्म 47 वाला ड्रामा देखने के बाद, झूठी कस्में कुरान पे खाने के बाद, झूठी कस्में आइन पे खाने के बाद इन लोगों ने अपनी अपनी पीएमसीएम की पोजीशन संभाली। तो आप सोच लें कि इन लोगों का क्या अखलाकी मर्तबा होगा अल्लाह की नजर में और दुनिया की नजर में कि आप कुरान तक चले गए हैं, आप आयन तक चले गए, इसमें झूठी कसम खाते हैं। इनके मॉरल कैरेक्टर, इनकी जो किरदार है, इनकी जो खुदा खौफी का आलम है, वो तो आप इससे जज कर सकते हैं कितने बड़े झूठे ताकत पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार है, इंक्लूडिंग डिस्ट्रॉय पाकिस्तान। 47 साल से लोग पाकिस्तान में विराजमान थे, तब ये आने थे तो नहीं आते, इनको किसने रोका था? इमरान खान तो अभी बेचारा है, 3 साल भी उसके नहीं हुए। रही बात 27-26 तरमीम कैसी करवाएगी, वो तो आपने देख लिया। लोगों को उठाओ, गिलाओ, जो अभी बल्कि मैंने एक खुद ही वीडियो बनानी है, हमारी एमएनए है अनिका मेहदी साहिबा हाफिजाबाद से, उन पे प्रेशर आ रहा है कि आप लोग पार्टी छोड़ें, आप रिजाइन करें, सीट खाली करें, वरना आपके साथ जो होगा आप देखेंगे। एक खातून है उसने बहादुरी पकड़ी है, उसने कल इंटरव्यू दिया कि मैं सीट नहीं छोड़ी, मुझे अवाम की अमानत है। ठीक, अब 27वीं तरमीम भी ऐसी करेगी, जलाओ, घेराओ, लोगों के घर तोड़ो, घर की चादर चारदीवारी को खराब करो, लोगों को तंग करो, अब्यूज करो, बच्चों को मारो। इनकी तो आदत यही है। और मिलिट्री ट्रायल ऑफ सिविलियंस, इनका दिमाग खराब हो गया। ऊपर से राना सना इनका जो हीरा उन्होंने पाला हुआ है, वो कहता नहीं ये किसी किसी सूबे में होगा, हर सूबे में नहीं होगा। क्यों? आपने किस सूबे पर नजर रखी है? पहले अपने सूबे में ट्राई करो। पाकिस्तान में इस वक्त करादम ऑर्गेनाइजेशन 275 से ज्यादा हैं, उसमें से 215 से 220 पंजाब में। पंजाब से शुरू करें, उन गलत ऑर्गेनाइजेशन पे ट्रायल्स करें। एक्सपेरिमेंट आपके सारे इस तरफ के क्यों होते हैं? केपी के, बलूचिस्तान के। आपको पता है केपी में पिछले एक हफ्ते में 50 से ज्यादा पुलिस एहलकार शहीद हुआ है। मस्तों में परसों सुबह को 5 बच्चे शहीद हुए स्कूल जाते हुए। इंटीरियर मिनिस्टर सो रहा है, डिफेंस मिनिस्टर सो रहा है, सारा उनका अटेंशन या पार्लियामेंट पे या इमरान खान पे या जुडिशरी पे। मैडम शेरअफजल मरवत साहब कह रहे थे कि बानी चेयरमैन इमरान खान साहब कह रहे थे उनसे जो मुलाकात हुई थी जेल के अंदर कि अगर मुझे जेल के अंदर ट्रायल करना है, मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल करना है, तो मैं बिल्कुल तैयार हूं। तो क्या आप ये नहीं सोचती हैं कि ये एक खौफनाक अमल होगा मिलिट्री कोर्ट्स में चेयरमैन को ट्रायल करना? देखिए ये सारी यही है कि देखिए माजरत के साथ आसमा जहांगीर ने कुछ लोगों को डफर कहा था, एक वजह से डफर कहा था। इनकी सोच मैटर की बात रुक जाती है, ठीक। अब आपने फैसला करना है कि आपने मुल्क चलाना है, आपने बॉर्डर चलाना है, आपने पार्लियामान चलाना है, आपने जुडिशरी चलानी है, आपने बिजनेस चलाना है। कोई इंसान हर फल मौला नहीं हो सकता सिवाय रब्बुल आलमीन की। एक वो मुतकब्बिर जात है, मुकम्मिल जात है, और कोई नहीं है। अब इशू ये है कि खान का नंबर 1 मिलिट्री ट्रायल क्यों हो, जेल के अंदर क्यों हो। खान ने कभी रिसेंटली ये मैसेज भी दिया था, सुनने में आ रहा है सोशल मीडिया से, कि जो जनरल फैज को बंद किया है उसका भी ओपन ट्रायल करें, अवाम देखे कि उन्होंने अवाम से क्या चोरी की, ताकि अवाम अपना फैसला तो कर सके। सो इसलिए मुझे तो सारे ढकोसले लगते हैं। ये दोबारा भुट्टो प्ले बुक से उन्होंने एक पर्चा निकाल लिया है कि खुदा ना खास्ता एक दूसरे प्राइम मिनिस्टर को सजा देंगे, बट इस दफा आवाम होने नहीं देगी, आप देख लेंगे। ये जनज़ा का जमाना तो है नहीं कि आप छुप छुपा के कुछ कर लो। हर चीज खुले आम हो रही है। एक एक बंदे को पता है कि पाकिस्तान में चोर कौन है, झूठा कौन है, दगाबाज कौन है, गद्दार कौन है। नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। ठीक मैडम, आप पे 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के सिलसिले में आप पे जाती तौर पे कोई दबाव था? मुझको हम तो जी एक ऑन लाइटर नोट बता दें कि हम तो बड़े खुश थे कि शायद हमें पैसे शैसे ऑफर होंगे, क्योंकि पंजाब में कुछ लोगों को 5 अरब रुपए ठेका, 3 अरब नकद और 1 अरब मिनिस्ट्री मिल रही थी। तो हम ऐसे अपना मजाक उड़ा रहे थे कि जी हमें 8-10 करोड़ अरब का वो देखो मैंने घूम रहा है, आपस में दूसरे का मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन सच बात है कि थ्रेट्स थी इस तरह की कि मेरे घर के बाहर गाड़ियां खड़ी हुई थी, वो एंटेना वाली गाड़ियां, पता नहीं मुझे ढूंढ रहे थे और किसी को ढूंढ रहे थे। हमने बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह अपने भाई बहनों की मदद की, उनको पंजाब के भाई बहनों को हमने केपी में पनाह दी। अपना वतन उनको क्यों ना है, पहली दफा बहुत सारे लोग आए थे। सो इसलिए मुझे लगता है कि मुझ पे क्या इससे ज्यादा दबाव हो सकता है कि हमारे मेहमानों पर कोई हुई थी आपको पैसों की ऑफर? क्या हुई थी? पैसों की कोई ऑफर आपको हुई थी? 5 रुपए भी किसी ने ऑफर नहीं की। हाँ ठीक। वैसे मैडम अमेरिका के अंदर इलेक्शंस हो रहे हैं, हाँ, सुनने में आ रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के आने के चांसेस ज्यादा है। जब ट्रंप साहब आता है तो उनका इमरान खान साहब के साथ एक केमिस्ट्री ऑलरेडी है पहले से, तो उनकी प्रेसिडेंसी का इमरान खान साहब की रिहाई पे कुछ असर हो सकता है? देखिए
डोनाल्ड ट्रंप तो अमेरिका का प्रेसिडेंट है, वो हमेशा कहता है अमेरिका फर्स्ट, वो तो अपने मुल्क के लिए सोचेगा, ठीक। पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के रेडार पे इस हद तक होता है कि जी इससे कितने सारे वसाइल ले लिए जाएं, इसको अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए, इसको चीन के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए, इसको ईरान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। खान ने कहा था कि हम किसी के हायर्ड गन नहीं है, हम किराए की बंदूक नहीं है पाकिस्तानी। तो उस हद तक तो अमेरिका का इंटरेस्ट पाकिस्तान में हो सकता है कि गुलाम मुल्कों में से गुलाम है। 60+ कांग्रेसमैन ने खत लिखा था, ह्यूमन राइट्स के हाथ से लिखा है, क्योंकि इस गर्मियों में अक़वाम मुत्तहिदा ने एक डिसीजन लिया। वैसे ये ह्यूमन राइट्स का तो वायलेशन तो पीटीआई के वर्कर्स का भी तो हो रहा था, तो स्पेसिफिक इमरान खान साहब के बारे में क्योंकि वो जी प्राइम मिनिस्टर हैं, जो आपका वर्किंग ग्रुप है आर्बिट्री डिटेंशन। फलस्तीन में भी वायलेशन हो रहा है, वो बिल्कुल खामोश है। नहीं, फलस्तीन में जी महमूद अब्बास जेल में नहीं है, वहां पे जेनोसाइड हो रहा है, नस्लकुशी हो रही है, वायलेशन है ह्यूमन राइट्स की। ऑब्वियसली, पर फलस्तीन के लिए कोई बोलता नहीं है ना, जो मसला ही है। पाकिस्तान की तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुनिया बोल रही है। मैंने उस दिन भी किसी को कहा था कि हमें फलस्तीनी ना समझा जाए, हमें कश्मीरी ना समझा जाए, हम वो कौन है जो मुंह तोड़ जवाब देगी। अगर ये समझते हैं कि हम चुपचाप करके मारे खाते रहेंगे, उनकी सोच है। हम सिर्फ वतन के लिए खामोश हैं। इमरान खान बार बार जेल में कहते थे कि खबरदार, जो मुल्क की एक को भी तकलीफ थी, हमारा मुल्क है। उन्होंने पूरी कहानी सुनाई थी कि जब फॉल ऑफ ढाका हुआ था, फॉल ऑफ ढाका कहता फॉल ऑफ वेस्ट पाकिस्तान का बेड़ा गर्क तो हमारा हुआ था, हमारा एक सूबा चला गया था। तो पॉइंट बीइंग कि प्रेसिडेंट आजकल वो आदमी जो कहते हैं मैं पाकिस्तान की इंक सेंट बजा दूं अगर मेरी चोरियां आपने रोक दी, और इमरान खान जेल में बैठ कह रहा है कि मेरे मुल्क की एक ईंट को तकलीफ ना हो। तो फर्क आप देखें जाहिर है कि कौन पाकिस्तान का सच्चा बेटा है, कौन पाकिस्तान का दुश्मन है। वैसे आपकी मालूमात के मुताबिक इमरान खान साहब कब जेल से बाहर निकल आ सकते हैं? देखिए, खान साहब को तो जेल जाना ही नहीं चाहिए था, उनके सारे नकली फ्रॉडिये केस हैं, लेकिन क्योंकि हम फ्रॉडिये को 16 अरब की चोरी करने वाले को प्राइम मिनिस्टर, बेटे को सीएम बना देते हैं, और जो इनोसेंट है उसको जेल में डाल देते हैं, तो इसका तो कोई खाता है नहीं। इस वक्त अवाम इस बात से तंग है कि आप हमारी बीवी पे भी हाथ उठाते हैं, हमारे बच्चों पे उठाते हैं, बात कहाँ रुकेगी? आप क्यों चाहते कि घर में हमारे जो बंदा आएगा उस पर हम गोली मारे? आपको पता है हमारे कल्चर में तो मामू चाचा भी घर में अंदर नहीं आ सकते बगैर इजाजत मांगे, और कुरान में भी लिखा है कि जब आपने किसी गैर खातून के घर जाना हो या मर्द के, आपने बाकायदा इजाजत लेनी होती है। तो ना तो ये लोग मुनाफिक के बच्चे कुरान मानते हैं, ना ये पश्तून कल्चर मानते हैं, ना पाकिस्तान की रवायतें मानते हैं, तो फिर ये क्यों चाहते कि लोग बंदूक उठाए? एंड गेम ये है कि आवाम को इतना तंग कर दो, इतना तंग कर दो आवाम को, नॉट पीटीआई, नॉट इमरान खान, कि आप लोग मजबूर हो जाए सिविल वॉर पे। अल्लाह ना करे क्यों दोबारा सिविल वॉर में जाए, क्यों दोबारा बांग्लादेश बने, क्यों हमारे सूबे हमसे उखड़े। असमा, जितनी मुश्किल से, जितने खून से पाकिस्तान बना था, जो मुहाजिर हमारे आए थे, जो हमारे लोग गए थे, जितनी हमारी जानें गई थी, ये इसलिए पाकिस्तान बना था कि जिसका मिठाई की तरह इसको बांट दो। मैडम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की एक नई लहर शुरू करने की तैयारी की है, जुमे से पहला एहतजाज होगा। सुनने में यह आ रहा है कि बुशरा बीबी इसको लीड करेगी, तो इसमें हकीकत कितना है? और अगर वो करेगी तो क्या खान साहब पार्टी की बाकी जो क़यादत थी उनसे नाराज है, इसलिए उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है? आई हैव नो आइडिया जी, मुझे कुछ नहीं पता कि जिम्मेदारी सौंपी गई भी है कि नहीं। अगर सौंपी गई तो क्यों सौंपी गई, तो इंशाल्लाह इस्लामाबाद जाके कल ही पता चलेगा। कल हमारा सेशन है, ज्यादा डिटेल्स में जाएंगी। लेकिन देखिए, मैं तो शुक्रगुजार हूं रब्बुल आलमीन की। सबसे सख्त वक्त में जब खान साहब की अहलिया और खान साहब खुद दोनों जेल में थे, खान साहब की बहनों ने हमें बहुत इंकरेजमेंट दी, हमें रूहानी इंकरेजमेंट दी, रूहानी लीडरशिप दी, हमें हिम्मत दी कि देखिए जिनका भाई जेल में है, अगर वो इतनी तगड़ी है तो हम किस चीज से डरते हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अब तक तो एक्सपेरिमेंट पॉजिटिव ही रहा है। लेकिन इतना मुझे पता है, सलमान अख्तर राजा साहब ने और मैं आजी साहब ने दोनों ने टीवी पे एक इंटरव्यू में कहा कि खान साहब फैमिली और पॉलिटिक्स को कभी मिक्स नहीं करते, वो मौरूसियत के सख्त खिलाफ है। तो इससे ज्यादा मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं। ठीक है मैडम, गंडापुर साहब एहतजाज में लगा हुआ है, तो सूबे के जो गवर्नेंस है उस पे काफी तनकीद आ रही है, हालात बिगड़े जा रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा के तौर पे आप क्या सोचते हैं कि उनको सूबे की गवर्नेंस पे फोकस नहीं देना चाहिए इंस्टेड ऑफ प्रोटेस्ट? आई थिंक जाते हमने खुद सीएम के साथ, वो हेड ऑफ केपी तंजीम भी हैं, वो चीफ एग्जीक्यूटिव भी है। आई थिंक उस पर हमने 2 इंसानों से ज्यादा 10 इंसानों का बोझ डाल दिया। वी एक्सपेक्ट कि वो वफाक से भी बना के रखेगा, और वो फाइनेंसेस भी ढूंढेगा, वो फौज से भी बना के रखेगा, वो अमन भी रखेगा, वो पुलिस से भी बना के रखेगा। एट द सेम टाइम मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, जरदारी के खिलाफ निकलेगा, भी मुश्किल काम है। आई थिंक अब वो चीफ एग्जीक्यूटिव हो चुका है, तो उसको हमें खुद खान साहब को कहना चाहिए कि उनसे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिस तरह उमर अयूब भाई ने खुद कह दिया कि नॉर्थ सेक्रेटरी जनरल नहीं रह सकता, मुझे बहुत जिम्मेवारी है, मुझे हर चीज संभालनी है, लीडर ऑपोजिशन भी हूँ,
पॉलिटिकल पार्टी का भी हेड हूँ, कोर कमेटी का भी हेड हूँ, फाइनेंस कमेटी का भी, ऑर्गेनाइजिंग, तो मैं कितना कुछ करूंगा. सो आई थिंक एक इंसान पे इतना बोझ डालना जरा अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशन है. ठीक है, वो सीएम है, वो चीफ एग्जीक्यूटिव है, लेकिन वो इनाम इतना नहीं जितना वो सजा है. सीएम बनना कोई आसान काम नहीं होता. तो हमारी तो यही इस्तदार होगी खान साहब से कि सूबाई जो ये तंजीमी मामले आप किसी और को दे दें और इनको सुबह चलाने दें. ठीक है मैडम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें की जा रही है. जैन कुरैशी ने वोट नहीं डाला, उसका एक और रिश्तेदार ने, शाह महमूद कुरैशी साहब ने, ज़हूर कुरैशी ने खिलाफ डाला. तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, आजकल तो कुछ भी मुमकिन है, लेकिन मैंने कुछ ऐसा देखा नहीं है. प्लस पंजाब से मेरा इतना लेन देन होता नहीं है, मैं केपी पे कंसर्न मेरा ज्यादा होता है. लेकिन ये बात है कि आईएसएफ पंजाब के बच्चे, साउथ पंजाब के बच्चे सब हमें रीच आउट कर रहे होते हैं गाइडेंस के लिए, लीडरशिप के लिए. अल्हम्दुलिल्लाह, आई थिंक पिछले एक साल में शेर अफजल हो गया, शेरयार हो गया, अली मोहम्मद, केपी के जो लोग हैं, पंजाब पे तो नहीं है, लेकिन अली मोहम्मद, जुनैद अकबर, सलीम रहमान, सिबगतुल्लाह, असद कैसर, हमारे सब भाइयों ने अप्रूव कर दिया कि ये पंजाबी, पठान, सिंधी, बलोची डिवाइड ये सिर्फ एक पैंतरा है. बाहर वालों का क्या हमें जुड़ा रखें, शिया सुनी. सो अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे तो इस बात में बहुत फख्र भी होता है, खुशी होती है कि पंजाब के हमारे बच्चे अब हमें अपना समझने लगे हैं. जब ये दफा ये सुबह सारी चीजें खत्म हो जाएंगी. बार केपी का हवाला दे रही है कि केपी के लोगों ने मुझे ज्यादा सपोर्ट दिया है. ओके, लेकिन इसका मतलब ये है ना कि अब हम एक हो गए हैं ना. पहले तो ये था ना कि हाय, मुझे याद है छोटे थे मेरे दोस्तें मुझे मजाक में बताती थी कि केपी वाले ऐसे लोग हैं, पंजाब वाले ऐसे हैं. एक टाइटल होता था हर सूबे का, डिवाइड एंड कॉन्कर से ही ये मुल्क टूटेगा. हम टूटने नहीं देंगे इंशाल्लाह. ठीक. शेर अफजल महमूद साहब का मुस्तकबिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कैसे देखती है? देखिए, वो जुनूनी इंसान है, वो अपनी मर्जी का मालिक है. वो जो एक काम करता है उसको सर तक पहुंचाता है. उसके तकरीबन 142 जनाजे घर से निकले मुशर्रफ के टाइम पे, जब ये वहां पे इंसर्जेंसी थी लकी मरवत में. उसको ना जिंदगी की परवाह है, ना पैसे की परवाह है, ना मौत की परवाह है. वो खान का वफादार है और वो उसकी वो अपनी मर्जी पे चलता है. वो किसी से ऑर्डर नहीं लेता. अल्लाह करे कि वो हमारे साथ एटलीस्ट तब तक रहें कि वो खान साहब को इंशाल्लाह खैर से निकालें. फिर उनकी मर्जी है, इंडिपेंडेंट मैन जो उनका दिल करे. लेकिन देखिए, जो शेर अफजल मरवत ने पीटीआई के लिए किया जून 2023 से लेके इलेक्शन तक, उसकी कोई और मिसाल नहीं लगती. बिल्कुल. बहुत शुक्रिया मैडम, आपने हमें वक्त दिया. नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी. अगली प्रोग्राम में मुलाकात होगी. उस वक्त तक खुश रहिए. अल्लाह हाफिज.